नमस्कार। वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस SRKS में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10 की कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस पे, जो ऑफलाइन के बैच के बच्चों के द्वारा आई हुई कुछ क्वेश्चंस, उसकी डील पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा आज का, वो होगा विट्टो क्या है या विट्टो पावर क्या होता है, इसमें क्या सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, इन प्रक्रियाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि विट्टो होता क्या है, विट्टो कहेंगे किसको। तो देखिए, बात को समझिएगा। मैक्सिमम शब्दों का जब हम लोग बात करते हैं तो वो सारी जो शब्द आते हैं वो लैटिन भाषा से आते हैं, कुछ संस्कृत से आते हैं। ठीक है, तो विट्टो जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूं, मैं अनुमति नहीं देता हूं। कहने का मतलब है कि विट्टो का जब हम प्रयोग करते हैं, तो विट्टो पावर का प्रयोग जब हम तब करेंगे जब हम किसी भी बात से असहमत होते हैं, उस स्थिति में हम लोग विट्टो पावर का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास विट्टो पावर हो तो विट्टो पावर जो चीजें हैं वो सबके पास से नहीं होती है। तो हम लोग अभी विट्टो पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बेस पे बात करेंगे, जिसमें आपके जो है कि कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल की बातें चल रही हैं उसमें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यूएनएससी में कुल मिलाकर के 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य वाले देश हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य। इनके पास अस्थायी सदस्यता है, आगे बात करेंगे कि कौन कौन से देश के पास अस्थायी सदस्यता है। तो ये 5 देशों के पास अस्थायी सदस्यता, यही 5 देश जो हैं वो विट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं 5 देशों के पास विट्टो का प्रयोग, विट्टो पावर है। अगर इसमें से अस्थायी देशों की संख्या बढ़ती है यूएनएससी में, तो फिर उनके पास भी विट्टो पावर आएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि किन किन देशों के पास, इन 15 देशों में विट्टो पावर है। तो देखिए, यहां पे आपको मिलेगा कि किन किन देशों के पास विट्टो पावर की स्थिति है। तो चीन के पास है, ये हमारा बगलगिर का देश है और ये थोड़ा सा समस्याएं भी हम लोगों के लिए क्रिएट करता ही रहता है। फ्रांस के पास है, रूस के पास है, ये हमारा थोड़ा सपोर्टिव वाला देश है, बहुत सपोर्ट किया है। जब ये सोवियत संघ हुआ करता था उस टाइम से ही सपोर्ट करते आ रहा है। तो ये हमारे सपोर्टिव वाले देश हैं। ब्रिटेन है, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया है। और उसके बाद आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश जो हैं, इन 5 देशों में हमारा क्या है कि विट्टो पावर इन 5 देशों के पास है। अगर अब प्रक्रियाएं क्या चलेंगी कि अगर इनमें से कोई भी देश कोई विधेयक लेकर के आता है और उस विधेयक के विरुद्ध अगर कोई देश लगातार 3 बार विट्टो पावर का प्रयोग कर लेता है, विट्टो पावर कहने का मतलब यही कि मैं असहमत हूं, मैं सहमत नहीं हूं, तो उस विधेयक के खिलाफ अगर कोई भी देश इन 5 में से 3 बार विट्टो पावर का प्रयोग कर लेता है, तो उस फैसले को क्या कर दिया जाता है, तुरंत से निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, वो फैसला लागू नहीं होगा। ये स्थिति आप समझे कि भारत बार बार यूएनएससी में पाकिस्तान में के आतंकवादियों पे मामला उठाता है और चीन उस टाइम पे भारत का विरोध में खड़ा होता है। मसूद अजहर का नाम सुने होंगे, इसका अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद घोषित करने के लिए भारत बहुत बार यूएनएससी पे बात करता है, लेकिन चीन वहां पे बार बार जाकर के अपना विट्टो पावर प्रयोग कर लेता है कि नहीं, मैं मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी नहीं मानता हूं। तो वहां पे चीन क्या करता है कि हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है कि मसूद अजहर को जो है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद घोषित नहीं होने देता है। अगर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद मसूद अजहर घोषित हो जाता है, तो क्या करेंगे कि इनमें से कोई भी देश उसको मार सकता है। अभी जब तक वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद घोषित नहीं किया गया, तब तक जब तक उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलते या फिर जब तक उसके साथ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तब तक इन देश उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद घोषित हो जाए, तो इनमें से कोई भी देश जाकर के उसको मार सकता है।
भारत के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो क्या है कि चीन हमारे खिलाफ बहुत बार विटो पावर का प्रयोग किया। चीन बहुत वैसे विटो पावर का प्रयोग जो है सिर्फ भारत के विरुद्ध ही करता है, बाकी के विरुद्ध में तो करता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां बहुत कम ऐसे समय आए हैं जब चीन जो है कि विटो पावर का प्रयोग किया है। चीन जो है मात्र 15 बार विटो पावर का प्रयोग किया अब तक। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि सबसे अधिक बार विटो पावर का प्रयोग किस देश ने किया हुआ। ये जो 5 देश है हमारे पास, तो इसमें सबसे अधिक बार विटो पावर का प्रयोग कौन सा किया है? तो सबसे अधिक विटो पावर का जो प्रयोग किया है वो है आपका रूस, जो 141 बार विटो पावर का प्रयोग अब तक कर चुका है। दूसरे नंबर पे आपका यूएसए आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 83 बार विटो पावर का प्रयोग किया है। ब्रिटेन 32, फ्रांस 18 और चीन जो है 15 बार विटो पावर का प्रयोग किया। भैया ये जब भी किया होगा ना तो ये भारत ही के खिलाफ किया होगा, इसके पास और कोई काम धंधा ही नहीं, ये भारत का विरोध ही करता है। बाकी इसके पास अपनी अर्थव्यवस्था भी है, इनके लोग थोड़े देशभक्त वाले लोग हैं, भारत के जैसे नहीं है। तो ये इनके अपना चलते रहता है, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारत का विरोध ये हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंच पे करते हैं, ये हमेशा से करते आए हैं और भविष्य में भी हमको लगता है कि ये करते ही रहेंगे, क्योंकि ये सुनने वाले लोग हैं नहीं, देखते ही नहीं है, छोटी छोटी आंखें होती हैं इनकी। अब हम लोग बात करेंगे कि विटो पावर का किस प्रकार कोई भी देश जो है विटो पावर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्रयोग नहीं, तो हम प्राप्त पे बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी देश जो है कि विटो पावर का प्राप्ति कर सकता है, विटो पावर ग्रहण कर सकता है। तो उसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली चीजें क्या है कि आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। जिस भी देश को अगर विटो पावर में जाना है, विटो पावर प्राप्त करना है, यूएनएससी का मेंबर में विटो पावर प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध देश होना चाहिए। दूसरी चीजें क्या है कि जो उसमें यूएनएससी में 15 देशों में 5 जिनके पास विटो पावर है, उन 5 देशों की सहमति की आवश्यकता होगी। अगर वो 5 के 5 देश सहमत होंगे तभी उनको विटो पावर दिया जा सकता है, अन्यथा उनको विटो पावर नहीं दिया जा सकता है। अगली चीजें क्या आएगी कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, हम लोगों ने पढ़ा ना कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इनमें 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें से भी 2/3 सदस्यों का आपको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर इनमें 2/3 सदस्यों का समर्थन आपको प्राप्त है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि विटो प्राप्त कर सकते हैं। भारत जब भी विटो प्राप्त करने की कोशिश करता है तो भैया ये जो महाशय है ना चीन, ये बार बार विरोध करते हैं, तो ये थोड़े हैं, जो भी आप इसको कह लें उस प्रकार के लोग हैं, तो ये थोड़ी समस्या हमारे लिए, नहीं तो हम लोग को विटो पावर कब की मिल गई होती। तो अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो दूसरी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा, दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकार से तात्पर्य ये होगा हमारा कि जब सरकारें बनाने के लिए किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है। बहुमत कहने का मतलब होता है कि मान के चले भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 543 जो निर्वाचित होती हैं। ठीक है, और 2 हमारे पास एंग्लो इंडियन होते हैं, तो कितने हो गए 545। तो आपको यहां पे क्या करनी होती कि 273 सीटें आपको चाहिए बहुमत के लिए। सरकार अगर आपको बनानी है भारत में लोकसभा में तो आपको 273 सीटें चाहिए। तो अगर किसी एक पार्टी के पास ये सीटें नहीं आई तो क्या होगा, सरकारें नहीं बनेंगी, सरकारें बनेंगी। 273 सीटें अगर किसी एक पार्टी के पास नहीं आया तब भी सरकारें बनेंगी, लेकिन इसके लिए आपको गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी दूसरी पार्टी के साथ आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को आपको आमंत्रित करना पड़ेगा कि भैया आप हमें
अपना समर्थन दे दें ताकि हम बहुमत में सरकार बना ले। और इसके साथ क्या करना पड़ेगा कि आपको उनके कुछ जो सांसद होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, मंत्री बनाना पड़ेगा, कोई पोस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ आपके साथ कि गठबंधन सरकार का अर्थ ऐसी सरकार से है जिसे कई दलों के नेता एक साथ मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, गठबंधन की स्थिति दो स्थितियों में उत्पन्न होती है। गठबंधन सरकारें दो स्थितियों में बनती है। पहली स्थिति जो हमारी पास होगी वो चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, चुनाव के बाद गठबंधन होता है। चुनाव से पहले गठबंधन कहने का मतलब है कि अभी चुनाव होने वाले हैं, अगर मान के चले कि 2024 में हमारे पास चुनाव होंगे, तो यहां पे क्या स्थिति बनेगी कि कुछ पार्टियां पहले से गठबंधन कर लेंगी, चुनाव से पहले गठबंधन कर लेगी कि हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उनका सीट शेयरिंग अपना हो जाएगा, वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और उनमें एक अलायंस बनेगा और वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं चुनाव से पहले गठबंधन। ठीक है, और अगर उनकी बहुमत आई 273 सीटें अगर वो प्राप्त कर ले तो उनकी सरकार बन जाएगी। यहां तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद हमारी दूसरी स्थिति क्या है कि चुनाव के बाद का गठबंधन। चुनाव के बाद का गठबंधन क्या होगा, पहली चीजें क्या चलेंगी कि जब चुनाव हो गया, चुनाव समाप्त हो गया और 273 सीटें नहीं आई किसी एक पार्टी की, जब किसी एक पार्टी की 273 सीटें नहीं आएंगी तो उनकी मेजोरिटी होगी नहीं, वो सरकार बना नहीं पाएंगे। तब क्या करेंगे, फिर दूसरी पार्टियों को बुलाएंगे, भैया आप हमको समर्थन दे दे, भारत में बहुत होता है, तो दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे, उनको अपने में शामिल करेंगे, फिर वो वहां से जाकर के सरकार का निर्माण करेंगे। तो इस स्थिति को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। ठीक है, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का हमें वर्णन करना है कि भारत की जो भूमि है, भारत की जो कुल क्षेत्रफल है, उसमें किन भूमि पे किस भूमि को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है, कितने प्रतिशत भूमि पे कौन सी कार्य को की जा रही है, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत की भूमि का उपयोग जो है वो कितने प्रकार से की जाती है, किन किन कार्यों के लिए की जाती है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीजें क्या बोलता है कि भारत में भूमि उपयोग के 4 प्रारूप हैं। कितने प्रारूप हैं सर, 4 प्रारूप हैं। ठीक है, कौन कौन से, इस पे बात करते हैं। पहली चीजें हमारे क्या आ जाएंगी, कृषि। हम लोग जानते हैं भैया कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा भैया तो हम लोग कृषि पे प्रयोग करेंगे ना। तो भारत हमारा क्या हो गया, कृषि प्रधान देश हो गया, तो कृषि पे हम लोग सबसे अधिक भूमि का प्रयोग करते हैं। और ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली प्रारूप हो गई कि हम लोग भारत में भूमि का प्रयोग सबसे अधिक कृषि के लिए करते हैं और कृषि हमारा पहला प्रारूप होता है। दूसरा प्रारूप है सर हमारा चारागाह। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत पशुपालन भी बहुत अधिक करता है सर। आप लोगों ने क्षेत्रक पढ़े होंगे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो ये चारागाह जो है सर वो पशुओं के चराने के काम आते हैं। तो पशुपालन हमारा किस में आता था, प्राथमिक क्षेत्रक में। तो दूसरा प्रारूप हो गया हमारा चारागाह। तीसरा प्रारूप है सर वन। भारत में जंगल भी बहुत, कहने को बहुत अधिक है नहीं, अभी देखेंगे आगे क्या समस्या आएंगी जंगल के साथ। चौथा प्रारूप है सर हमारा उद्योग, यातायात, व्यापार और मानव आवास, जिसमें हम लोग रहते हैं ना सर, आवास, वो भी हमारा चौथे प्रारूप के तहत आएगा। तो इन 4 प्रारूप के आधार पे हम देखेंगे कि भारत की भूमि जो है उसकी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है या किस भूमि पे कितनी कार्य किस शैली पे हो रही है। तो सबसे पहली क्या चीजें हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 46% भाग पर बोया कृषि होता है सर।
बोया कृषि क्या होता है सब भैया, ये बता दें आप लोग, बोया कृषि क्या होता है। तो बोया कृषि कहने का मतलब एक उन फसलों को हम लोग काट लेते हैं, एक बार बोए उसको काट लेंगे, उसके बाद उस पर दूसरी फसल को लगाएंगे, वो हो जाएगा हमारा बोया कृषि। ठीक है, जैसे धान काटने के बाद हम लोग चावल लगा ले, ये गेहूं लगा लेते हैं या उस पर और भी प्रकार की कृषि करते हैं, तो वो हमारी आ जाएगी बोया कृषि। तो भारत के 46% भूमि पे क्या होती है सर, बोया कृषि होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि 1% भूमि जो है, मात्र 1%, जो जिसको आप लोग फ्रूट खाते हैं ना सर, वो 1% भाग पे की जाती है सर उसकी कृषि। भारत का कुल क्षेत्रफल का 1% भूमि जो है उसमें फल की खेती की जाती है सर, और बाकी के जो 8% भूमि है वो खाली पड़े हुए सर, प्रति है। ठीक है, प्रति भूमि कहने का मतलब बंजर वाली प्रति नहीं, बात को समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा कि वो प्रति है तो बंजर है, बंजर नहीं है। उसको प्रति इसलिए छोड़ा गया है कि प्रति भूमि का तात्पर्य हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा कि उसको उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए, उसको उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए उसका क्या किया गया है कि उसको खाली छोड़ दिया गया। देखते हैं ना कि कुछ भूमि को थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ दे तो उस पे खेती ढंग की होने लग जाती है, बार बार एक फसल उस पे लेते रहते हैं। अगर उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी तो क्या चीजें हो जाएंगी भैया, उसमें फसल ढंग का नहीं होगा। अगर फसल नहीं होगा तो आपकी उत्पादन चली जाएगी, आपकी उत्पादन जाएगी भैया तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी। तो इनकम को बढ़ा करके रखना तो उर्वरता शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा ना। और उर्वरता शक्ति बढ़ा करके रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें बहुत अधिक अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे सर तो जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको प्रति भूमि 8% इसलिए छोड़ा गया है, मतलब बहुत समय समय पे बदलते रहता है भूमि, तो यहाँ पे उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, अगली चीज है कि पंजाब और हरियाणा, ध्यान से सुनिएगा, पंजाब और हरियाणा में जो भूमि है उनकी अपनी अपनी जो क्षेत्रफल है उसकी 80% भूमि पे क्या होता है सर, शुद्ध बोया कृषि होता है। मतलब 80% भूमि पे सर वो लोग कृषि करते हैं, वो भी बोया कृषि करते हैं। बोया कृषि ऊपर में हम लोग समझ लिया ना। चलिए ठीक है, दूसरी प्रारूप जो थी सर हमारी वो क्या है सर, चारागाह। ठीक है भैया, दूसरी प्रारूप क्या हमारी, चारागाह। भारत का कुल क्षेत्रफल का भैया 4% भाग पे हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को चराते हैं सर, पशु चारण का काम होता है। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा सर। तो यहां पे क्या है कि 4% भूमि पे हमारा क्या होता है, चारागाह का काम होता है। इसके बावजूद ये एक बहुत छोटी भूमि है सर, 100% के मुकाबले एक बहुत छोटी भूमि है। इसके बावजूद पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक पशु कहीं पाले जाते हैं भैया तो कहां पाला जाता है, भारत में पाले जाते हैं। ठीक है, 4% भूमि पे हम लोग कृषि करते हैं, पशु चारण करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है सर कि पूरे विश्व में सबसे अधिक पशु अगर पाले जाते हैं, जानवर कहीं पाले जाते हैं तो वो भारत में पाले जाते हैं। तो भैया इनका पालन कैसे होता है, 4% भूमि से तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए कि जो फसल हमारे पास आते हैं उसका जो भूसा बचता है ना सर, भूसा, गेहूं का भूसा हो गया, धान का भूसा हो गया, उन सारे उन अवशेषों को चारा बना देते हैं हम लोग, किसका, पशुओं का। ठीक है, तो उन चारे के सहारे और इन 4% भूमि के सहारे हम लोग क्या कर लेते हैं सर, पशु पाल लेते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक पशुओं को पाल लेते हैं हम लोग भारत में सर। ठीक है भैया, आगे की बात करें तो आगे की जो प्रारूप आएगी सर वो होगी भैया आपकी वन। ठीक है, जिसको आप लोग फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं, जो भी कह लें आप लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा सर कि उसकी भारत की 22%, वर्तमान में अगर बात करें तो भारत की 22% भूमि पे क्या है सर, वन है। ठीक है, मतलब जंगल है, जंगल तो बचा नहीं है, बहुत कम जंगल बचे हैं, लेकिन वो भी वन क्षेत्र के अधीन है। तो 22% भूमि सर क्या है, भारत में वन क्षेत्र के तहत आता है। लेकिन यहां पे एक समस्या क्या आती है सर हम लोगों के लिए कि भारत, यहां पे लाइन देखिएगा कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए और पारिस्थितिक संतुलन, मतलब अपनी जो पर्यावरण है सर उसकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई गैस की मात्रा अधिकतम ना हो जाए, या फिर हम लोगों की जीवन जीने के लिए जो कायाकल्प है ना सर, अपनी अगर कायाकल्प को बना करके रखना चाहते हैं
तो उसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र पे बात करेंगे हम लोग, साइंस में पढ़ेंगे सब भैया आप लोग कहीं। तो इसमें क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए देश का लगभग 33% क्षेत्र पे क्या होना चाहिए सर, वन होना चाहिए। अभी हमारे पास कितने हैं भैया, 22%, ठीक है। हमें होनी कितनी चाहिए भैया, 33%, हम लोग है नहीं, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 11% की सर कमी है आपके पास, अभी आपके पास वन बहुत कम हो गया, ठीक है। तो ये आवश्यक है, अगर ये चीजें नहीं है तो हमारे यहाँ समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ एक और समस्याएं क्या आ जाएंगी सर, हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से वन क्षेत्र बहुत कम है सर। वैज्ञानिक दृष्टि कहने का मतलब है सर कि हम लोगों को जितनी चीजें वन से चाहिए होती हैं वो चीजें तो अभी प्राप्त हो रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन वगैरह पे बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से सर बात करें तो हमारे पास क्या है, वन की बहुत कमी है, बहुत अधिक नहीं है सर, ठीक है। और चौथी जो प्रारूप और लास्ट प्रारूप आती भैया, वो हमारी क्या है, उद्योग, व्यापार, परिवहन और मानव आवास, जिसपे हम लोग सर निवास करते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, तो आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत की जो शेष भूमि बच जाती है, लगभग 19% के आसपास की भूमि बची के कैलकुलेशन कर लीजिएगा ऊपर में। तो यहाँ पे क्या है कि भारत की जो शेष भूमि है वो या तो बंजर है भैया, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। बंजर कहने का मतलब इस पे खाली पड़ी होती है, इस पे कृषि वगैरह नहीं हो सकता है, ये उसमें उर्वरक शक्ति कम होती है, या तो कंकड़ीली होगी, पथरीली होगी, या तो कोई और समस्याएं होंगी, यहाँ पे कृषि नहीं हो सकता है, ठीक है सर। आगे क्या है कि या वो तो बंजर है, या उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग जो है उद्योगों के लिए कर रहे हैं, वहां पे उद्योग लगा दिए हैं सर, तो कृषि कैसे होगी भैया, उद्योग के नीचे से तो नहीं करोगे ना। चलिए ठीक है। आगे हमारी परिवहन, या तो उस पे सड़कें बनी हुई है, या तो ट्रांसपोर्टिंग का काम हो रहा है कुछ भैया, या तो उस क्षेत्र पे व्यापार लगे हुए, बड़े बड़े मार्केट लगे हुए हैं सर, ठीक है। या तो भैया हम लोग अपने जीवन जीने के लिए अपना आवास बना करके रखे हैं। ये 4 चीजें इनके अंदर आती हैं, 5 चीजें। एक तो बंजर होगा, वो खाली पड़ा होगा भैया, खाली पड़ा होगा तो उसमें हम लोग उद्योग लगा देंगे अगर आवश्यकता पड़े, हमारे पास पैसे हों, ठीक है। उस पर परिवहन का कार्य कर रहे होंगे भैया, ठीक है। व्यापार और मानवास, यहां तक तो चीजें ठीक लग रही थी आपको, लेकिन अब समस्याएं क्या आ जाएंगी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक तेजी से हो रही है सर, ठीक है। जब भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक तेजी के साथ होगा या हो रहा है तो लोगों की संख्या बढ़ रही है सर, और लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए जरूरत की चीजें बढ़ेंगी और मानव आवास की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ेगी। तो जो खाली भूमि है ना, उस पे हम लोग आवास बनाने लग गए हैं, और अगर हम लोग बात सही सलामत नहीं समझे तो भविष्य में जो क्रियाकलाप करने के लिए आपको भूमि चाहिए होंगी, वो भूमि सर आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि उस पे मानव आवास बने होंगे। हमारी जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी भैया, अगर 2021 में भी जनसंख्या गणना आने वाली है ना आपके पास 2021 में, अगर सारी चीजें ठीक नहीं, कोरोना का, ठीक है, 2021 में जब गिनती होगी तो अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी हमारे कितने बोलते हैं, 130 करोड़ ना भैया, अभी जब गिनती होगी तो 140 से पैर पहुंचने वाले हम लोग, इतनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, बात को समझिएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आप लोग की भी जिम्मेदारी है सर, भविष्य में आप ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। इन 4 प्रारूप के सारे हम लोग भारत में भूमि उपयोग किन प्रकार से, किन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्रफल का भूमि उपयोग किया जा रहा है सर, इस तरीके से हम लोग यहाँ समझे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं सर, बाकी का पीडीएफ हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को देने की, ठीक है। तो यह आज का था हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।